Hello everyone, I am Manoj Kumar, your favorite science teacher. You are most welcome at the platform of IMAS Academy. Today we shall start class 10 physics chapter 1 electricity. So first of all we try to understand what is the meaning of electricity, and we must try to understand the conceptual details of electricity. So first of all, we try to understand what is the meaning of electricity and what is electricity. Electricity. So electricity is nothing but it is the study of charges. Electricity is nothing but it is the study of charges. The study of charges. Charges. Electricity is the study of charges. So first of all, we try to understand what is the meaning of charge. So charge, it is the property of matter by virtue of which it is the property of matter by virtue of which it attracts or repel the other materials. There are two types of charges. Similar charges repel. Similar charges repel and similar, यहाँ इसकी जगह पे लाइक भी लिख सकते हैं. लाइक और सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर, और सेकेंड वन में अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट लाइक और सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर. अनलाइक charges attract each other. The most important point, the SI unit of charge is coulomb. The SI unit of, you must remember this point, the SI unit of charge is coulomb. तो क्लास 10 में जो फिजिक्स का पहला चैप्टर वो है इलेक्ट्रिसिटी, और
अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। तो जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, जो हम लोग बिजली अपने आसपास में देखते हैं, बिजली का बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिजली से रन करती है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, बहुत सारा चीज़ जो है वह इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है। तो इसमें जो देखिए, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, द स्टडी ऑफ चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज को हम लोग हिंदी में आवेश बोलते हैं। ये चार्ज जो है, जैसे आप मैटर के बारे में पढ़े हुए हैं कि मैटर मीन्स उन सभी चीज़ों को मैटर के तहत रखा जाता है जो स्थान देता है, जो जिसमें भार हो या जो दबाव डाले या जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव करें, उस सब चीज़ को मैटर बोलते हैं। उसी तरीके से चार्ज भी एक मैटर का प्रॉपर्टी है। चार्ज भी जो है वह मैटर का एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वह किसी वस्तु को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। और चार्ज जो चार्ज दो प्रकार का होता है। सिमिलर चार्जेज रहेगा, यानी प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्जेज जो होगा, यानी प्लस माइनस बोले या माइनस प्लस बोले, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो चार्जेज जो है, ठीक है, एक चार्ज जो है, एक तो होता है स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में द चार्ज एट द रिस्ट में जब चार्ज होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बारे में 12th क्लास में डिटेल में पढ़ना है। सेकेंड वाला जो चार्ज होता है वह इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं, जो हमको इसके बारे में पढ़ना है। द चार्जेज in the motion, the charges in the motion is called the charges in the motion is called electric current, electric current। जो अब इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट का बात करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे कि चार्ज जो बोलते हैं हम लोग, एक जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या बतला है, यह क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज है, स्टडी ऑफ चार्ज। और चार्ज के बारे में आपको क्या बताया कि चार्ज किसी प्रॉपर्टी का, वो किसी मैटर का या किसी ऑब्जेक्ट का वह गुण है जिसके द्वारा वो किसी वस्तु को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो अगर चार्जेज एट रेस्ट में रहेगा तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। अगर चार्जेज इन मोशन रहेगा, चार्जेज इन मोशन रहेगा तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट।
अब इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या चार्जेज एट रेस्ट लिखा हुआ इसका क्या मतलब है? अक्सर हम बुक में एक एक्सपेरिमेंट लेके आया, हम लोग करके भी देखते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि सिल्क के क्लॉथ पे, मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए यह सिल्क क्लॉथ, इसको अगर हम लोग ग्लास रॉड से, ये क्या हो गया, ग्लास रॉड से, ठीक है, यानी सिल्क क्लॉथ पर ग्लास रॉड से अगर उसको हम लोग रब करते हैं या फ्रिक्शन करते हैं तो इस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस ग्लास रॉड पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्यों चार्ज डेवलप हो जाता है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इस सिल्क क्लॉथ पे जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो, निगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो गया है। सिर्फ इतना समझे हम लोग कि अगर हम लोग सिल्क के क्लॉथ को ग्लास रॉड से रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, इसमें जो प्रोसेस से जो एनर्जी जनरेट हुई, उस एनर्जी के कारण ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इससे अभी कोई बहस नहीं है। लेकिन इस फिनोमेनन में सिल्क क्लॉथ भी पर भी चार्ज डेवलप किया है और ग्लास रॉड पर भी चार्ज डेवलप किया है। क्यों किया है? सिंपल सा जवाब है कि इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया है और इस पे इसका निकला हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, इसीलिए नेगेटिव चार्ज। अभी वहाँ इस बात नहीं करना है, यह बताना है कि मैटर का एक ऐसा, मैटर में एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें चार्ज की भी प्रॉपर्टी होती है। जैसे दो बैलून को आपस में रब कर देते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसमें चार्ज जनरेट हो गया। अक्सर हम लोग बचपन में जो है वो क्या करते हैं कि कंघी को या पेन को लेकर के अगर सर में अगर घस करके छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो अगर हम लोग कागज के पास उसको ले जाते हैं तो क्या कहते हैं, वो स्टिक होता है। तो वो क्या है, एक टेम्पोररी चार्ज जो है वो जनरेट हो गया है। वो चार्ज मोशन में नहीं है, वो चार्ज जो है वो रिस्ट में है। अगर इसी जगह पे, अगर इसी जगह पे इस सिल्क क्लॉथ पे अगर हम ग्लास रॉड नहीं लेकर के कोई मेटल का रॉड ले लेके, मेटेलिक रॉड लेकर के अगर उसको रब करें तो उसके फ्रिक्शन से जो एनर्जी जनरेट होगी और जनरेट होने के बाद ग्लास वो जो मेटल का, अगर इस पर मेटल का कोई भी अगर वायर लेकर के या मेटल का कोई भी इक्विपमेंट लेकर के इस पर रब करे तो उस पर इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, स्टैटिक नहीं रहेगा, वो फ्लू करेगा। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो ये आपको फिलहाल समझा रहे थे कि चार्जेज एट रेस्ट का क्या मतलब होता है। अक्सर हम लोग करके बचपन में देखे भी हैं कि अगर पेन से या कंघी से लेकर के उसको ग्लास एयर में रब करते हैं और छोटा छोटा कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो उसमें स्टिक हो जाता है। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस प्रोसेस में देख रहे हैं क्या कि उसमें जो टेम्पोररी फ्रिक्शन से जो टेम्पोररी चार्ज जनरेट हुआ था उसकी वजह से जो चार्ज डेवलप होने के कारण जो है वो स्टिक हो गया। किसका इलेक्ट्रॉन निकल के किस में जाता है और किस में प्लस चार्ज जनरेट होता है, किस में माइनस जनरेट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा और अभी डिटेल में बात करेंगे। अभी छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी को जो है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इसमें जो ये तो हो गया कि चार्जेज एट रेस्ट का, अब है चार्जेज इन मोशन। चार्जेज इन मोशन कहने का क्या मतलब है कि ये हमको पूरा इसके बारे में डिटेलिंग में बात करना है कि चार्जेज इन मोशन में क्या होता है। आपको पता है कि इसमें पहले जो है वह दो टर्म के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहले जो है कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो इसमें जो इस चैप्टर में जो छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी यूज होने वाला है उसके बारे में जो है वो डिटेलिंग जो है वो करते हैं कि क्या क्या इसमें जो टर्म आएगा, जो हम उस टर्म के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो है एक टर्म है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आप ये सिंपल है, लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं इसको, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये कंडक्टर और इंसुलेटर का क्या मतलब होता है थोड़ा सा डिफाइन करके देख लेते हैं। कंडक्टर कंडक्टर
those materials which allows electric current pass through them, those materials which allows electric current pass through them is called conductor. कंडक्टर के केस में क्या देखते हैं हम लोग, जितना भी ठीक है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, ये सब या लगभग जो है वो मोस्ट ऑफ द मेटल्स उसी तरीके से अगर इंसुलेटर का बात करें इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर को डिफाइन करते हैं हम लोग इंसुलेटर के बारे में कि those materials which don't allow to pass, those materials which don't allow to pass electric current through them those materials which don't allow to pass electric current through them is called insulator. As for example, जैसे पेपर ले लिए, वुड ले लिए, वुड ये ड्राई वुड ले लिए, वुड ड्राई होना चाहिए, स्टोन ले लिए, रबर ले लिए, ETC जो है, ये सब जो है वो क्या है, ये तो हम लोग लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर वैसे सब्सटेंस या वैसे मटेरियल को बोलते हैं जो अपने से हो करके, वैसा मटेरियल्स जो अपने से हो करके इलेक्ट्रिक करंट को जाने देता है, उस सभी मटेरियल्स को हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। वैसे मटेरियल जो अपने से हो करके इलेक्ट्रिक करंट को नहीं जाने देते हैं उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल में मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल जो है इसमें बहुत सारा नॉन मेटल भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना भी डेफिनेशन समझते हैं कि वैसा मटेरियल जो अपने से हो करके इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। अब इसमें कॉन्सेप्ट का क्या बात है, कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आखिर जो है जितना भी मेटल सब जो है वह कंडक्टर क्यों होता है और नॉन मेटल इंसुलेटर जो है वो क्यों होता है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिर थोड़ा सा और इस पर डिटेल से काम करते हैं। पहले ये टर्म समझ लेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर का इसमें वाई मेटल्स आर, क्वेश्चन पेपर में लिखते हैं वाई मेटल्स आर कंडक्टर या वाई मेटल्स आर कंडक्टर, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट बिकम्स ए metal
but it becomes a metal conductor. अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझेंगे, काफी ध्यान से, इससे मेरा बहुत जो है वो कंसेप्चुअल बात जो है वो निकल के आएगा। तो अगर इसका जवाब लिखना चाहे तो लिखेंगे कि मेटल possesses three electrons, metal possesses three charge carrier, metal possesses three charge carrier with three electrons, इसका क्या मतलब होता है? ज्यादातर जो मेटल होती है वो कंडक्टर इसलिए होती है क्योंकि इसमें फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मेक ए मेटल फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मेक ए मेटल कंडक्टर। ऐसे भी हम पूछ सकते हैं कि नॉन मेटल जो है वो इंसुलेटर क्यों होता है? तो थोड़ा सा और इसको ढंग से समझने का कोशिश करते हैं, डायग्राम बना करके। एक तरफ जो है वह मेटल ले लेते हैं, एक तरफ जो है वो नॉन मेटल का जो है वो स्लॉट ले लेते हैं। जनरल में देखते हैं हम लोग कि मेटल जो है कि जो है द साइज ऑफ मेटल्स आर comparatively the size of metals are comparatively larger. मेटल का जो साइज होता है वो क्या होता है? थोड़ा साइज में बड़ा होता है, ऐसा नहीं पूरा बड़ा होता है। नॉन मेटल के मामले इसमें द साइज ऑफ नॉन मेटल्स आर कंपैरेटिवली स्मॉल। ये टर्म लिखने से क्या होगा? अगर मान लीजिए कि एक हम एटम कंस्ट्रक्ट करते हैं मेटल का, ये बीच में तो न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ जो है वो फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, इसके वजह से ये जो है वो आप इमेजिन कीजिए कि यह जो है वो मेटल्स का आइटम है। इसी तरीके से नॉन मेटल का आइटम उतना बड़ा नहीं होता है। नॉन मेटल का एटम जो है वो उतना बड़ा नहीं होता है जितना कि मेटल का है। आपको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहती है, रिवॉल्व करते रहती है। ये सब इलेक्ट्रॉन को बना रहा है हम। ये इमेजिनरी एटम है, ये आपको सिर्फ बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन है। ये सब जो है वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो मूव कर रहा है। और इसको मूव कराने वाला कौन है? इसको बांध के कौन रखेगा? तो ये न्यूक्लियस। तो इसमें हम बताना क्या चाह रहे हैं? हम बताना यह चाह रहे हैं कि जो नॉन मेटल का जो साइज होता है, जो नॉन इंसुलेटर का बात हम लोग कर रहे थे, नॉन मेटल का साइज जो है वह मेटल्स की अपेक्षा जो है वो छोटा होता है। छोटा होने की वजह से ये जो जैसे जैसे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ेगा, देखिए न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है और यहाँ से न्यूक्लियर के आउटर मोस्ट का डिफरेंस इतना जो है वो छोटा है। तो साइज बड़ा होने की वजह से, साइज बड़ा होने से ये जितना अट्रैक्शन ये दोनों के बीच में होना चाहिए, किसके? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, या बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में, जितना स्ट्रांगली न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को हेल्ड किए हुए है, इतना स्ट्रांगली इस इलेक्ट्रॉन को हेल्ड किए हुए नहीं है। जिस वजह से मेटल के केस में या हम लोग फ्रिक्शन दे देते हैं या हीट कर देते हैं या बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाता है।
और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने की वजह से जो है वो मेटल जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। जब नॉन मेटल के केस में थोड़ा सा गौर करें, नॉन मेटल के केस में न्यूक्लियस एटम का साइज होने के कारण न्यूक्लियस जो है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको स्ट्रांगली पकड़ के रखे हुए होता है, जिस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं हो पाता है। रिलीज नहीं होने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री चार्ज कैरियर जो है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज नहीं हो पाता है, जिस वजह से नॉन मेटल जो है वो इंसुलेटर होता है और मेटल जो है वो कंडक्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जंप करके निकल जाता है। और थोड़ा सा बढ़िया से इसको समझने का कोशिश करते हैं, किस पे प्लस आता है, किस पे माइनस आता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे। तो क्या मेटल को कौन ऐसा चीज है जो कंडक्टर बना देता है? तो वो जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ फ्री चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ फ्री चार्ज कैरियर। तो इसमें आप जैसे इमेजिन कीजिए कि यहाँ से एक एटम जो है वो और एक एटम कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यह न्यूक्लियस हो गया या इसका ऑर्बिट सब है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहता है। ठीक है, आपको पता है कि एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, atoms are electrically neutral because it possesses same number of electrons and protons, but the नेचर ऑफ चार्जेज आर ऑपोजिट। नेचर या इसको मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज आर ऑपोजिट। सो metals become atom becomes इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। आपको पता है कि किसी भी एटम के अंदर मुख्य रूप से जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस होता है। किसी भी एटम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। फर्क क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जिंग, यानी किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए किसी एटम में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो उस एटम में 10 प्रोटॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और चार्ज बिकम वो चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एटम जो है कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उस एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज अपोजिट होने का मतलब क्या है कि अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 ही प्रोटॉन होगा और दोनों को कैंसिल आउट कर देगा और एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। अब थोड़ा सा किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और किस पे निगेटिव चार्ज होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। आप एज्यूम कीजिए कि ये कोई इमेजिनरी एटम है। इस एटम में तो आप मान लीजिए कि इस एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, इस एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो स्वाभाविक बात है कि इसमें 10 प्रोटॉन भी होगा। अगर 10 प्रोटॉन होगा तो अगर एक मान लीजिए कि ऐसा भी एक और इमेजिनरी एटम बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में जो है वह आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है
और इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो। अब इसमें आप मान लीजिए कि यह एक ऐसा इमेजिनरी एटम है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। अब इसमें आप मान लीजिए कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। इसका इनपुट मान लीजिए कि इमेजिनरी है जो बनेगी, जिसमें यहाँ पे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा हम आपको समझने के लिए बना देते हैं, ऐसा होता नहीं है कि इस तरीके से। और इसमें जो है वह आप मान लीजिए कि 6 गो इलेक्ट्रॉन, 4 5 6, ऐसा टेक्निकल रूप से सही नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए बताते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अभी आपको बताया गया कि अगर ग्लास रॉड को लेकर के सिल्क क्लॉथ पे हम लोग रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव क्यों चला गया और सिल्क के क्लॉथ पर निगेटिव क्यों आ गया। आप इसमें मान लीजिए कि इससे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर यहाँ पे चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के यहाँ पे चल रहा है। अब आप इसमें देखिए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, 9 बच गया, और प्रोटॉन कितना हो गया, 3 का 3 निकल के 3 प्रोटॉन हो गया। इसमें इसके केस में इलेक्ट्रॉन के 7 गो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया और 6 गो जो है वो प्रोटॉन आ गया। देखिए इम्बैलेंस करना, चार्ज अगर हमको कहीं भी समझना है, चार्ज जनरेट करना है, एटम को अनबैलेंस कर दीजिए, चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो इस पे इस यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है वो कम हो गया और प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो गया, इसलिए इस एटम के पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, इसको बड़ी ध्यान से समझिएगा। इसमें प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया, इसलिए इस पे पॉजिटिव, यह एटम पॉजिटिव चार्ज हो गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई और प्रोटॉन का संख्या जो था वही रह गया, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या अब बढ़ जाने की वजह से इसमें जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो इस पर, इस एटम पे निगेटिव चार्ज जो है वो आ गया। तो आपको पता है, अभी पता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। व्हाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? दैट इज बिकॉज इट possesses सेम number of electrons and protons but magnitude of charges are opposite, so they cancel out the charges and atom becomes neutral। तो आपको अब समझ में हो गया कि किस पे पॉजिटिव होगा और किस पे निगेटिव होगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कहने का मतलब कि प्रोटॉन का संख्या वही रह गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है वो कम हो गया। तो जो संख्या प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो गया इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, उस पे इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो गया इसलिए निगेटिव चार्ज हो गया। अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि क्यों जो है वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद किस तरीके से पॉजिटिव होता है और किस वजह से निगेटिव होता है। तो आपको बता रहे थे कि जनरली मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है? मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज कैरियर जो है वो अवेलेबल होता है। और फ्री चार्ज कैरियर क्यों अवेलेबल होता है? क्योंकि मेटल्स का साइज जो है वो नॉन मेटल की अपेक्षा कंपैरेटिवली बड़ा होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना मजबूती से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना चाहिए उतना मजबूती से होल्ड नहीं कर पाता है, जिस वजह से जैसे भी हम अनबैलेंस करने के लिए जाएंगे एटम को, उससे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एक थोड़ा सा और इसमें कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं। आप एज्यूम कीजिए कि ये एक मेटल का प्लेट है, मान लीजिए ये कोई मेटेलिक प्लेट हम लेंगे। इस मेटेलिक प्लेट से अगर मान लीजिए कि एक एटम एक ईवी इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर रिलीज करेगा तो कितना एटम से कितना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये सब जो है मान लीजिए कि ये कॉपर का प्लेट है, कॉपर प्लेट। इस कॉपर प्लेट के ये सब कॉपर एटम है, ये सब जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करता है। ये सब जो है वो एक एटम अगर एक भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, आप इमेजिन कीजिए कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज जो है वो हो गया। तो इससे जो रिलीज इलेक्ट्रॉन होता है वो रेंडमली मूव करता है,
ये बात ध्यान देने वाला है, इसको ध्यान दे करके देखेंगे कि इससे जो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यह जो है वह रैंडम मोशन। इससे जो ये इलेक्ट्रॉन का जो किसी मेटल प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो रैंडम टाइप से होता है, यानी रैंडमली जो है वो मूव करता है। तो इसमें सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो बताएं आपको कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टडी ऑफ चार्ज हो गया। चार्ज क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट और रिपेल द अदर मटेरियल। चार्ज जो है वो किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वह किसी वस्तु को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। चार्ज जो है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। और एक सिमिलर, जब एक तरीके का चार्ज होगा यानी सिमिलर चार्ज होगा तो वो आइदर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, और जो अनलाइक या डिसिमिलर चार्जेज होगा वो एक दूसरे को ऑलवेज हमेशा जो है वो अट्रैक्ट करेगा। अब बताएंगे चार्ज के बारे में। चार्ज के दो फॉर्म के बारे में हमको पढ़ना है, एक वो चार्जेज एट रेस्ट और एक है चार्ज इन मोशन। तो चार्जेज जो रेस्ट में होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th क्लास में डील करेंगे, और इसमें जो है वो हमको चार्जेज इन मोशन के बारे में पढ़ना है कि चार्जेज जो मोशन में जब चार्ज रहेगा उसके बारे में पढ़ना है। अब इसमें जो यूज होने वाला टर्मिनोलॉजी था कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से मेटल गुड कंडक्टर होती है, क्या ऐसा नहीं होता है जिसकी वजह से नॉन मेटल गुड कंडक्टर नहीं होती है। अगर अगले लाइन में हमको जवाब देने के लिए बोला जाए कि अगर मेटल गुड कंडक्टर इसलिए होती है क्योंकि उसमें फ्री चार्ज कैरियर विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नॉन मेटल्स के केस में फ्री चार्ज कैरियर विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एटम मेटल्स के केस में या कंडक्टर के केस में जो जितने भी मेटल्स होते हैं उसका साइज जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, जिस वजह से उसके अदर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। नॉन मेटल का साइज जो है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, जिस वजह से वो उसको स्ट्रांगली हेल्ड किए हुए रहते हैं। यानी फ्री चार्ज कैरियर या मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नॉन मेटल प्रोवाइड नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से वो